चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द फजान्स रूल। फजान्स रूल की एप्लीकेशन क्या है? तो फजान्स रूल हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो कोवलेंट और आयनिक नेचर के बारे में था। बेसिकली था कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है ये फाइंड आउट करने के लिए। तो जो एप्लीकेशन आएंगी वो प्रीडोमिनेंटली फॉर द आयनिक कंपाउंड होगी। जितनी भी हमारे पास इसकी एप्लीकेशन होंगी दे आर प्रीडोमिनेंटली फॉर द आयनिक कंपाउंड्स। अब उसमें हम सबसे पहले अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, जैसे अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल के फ्लोराइड लें, लाइक एज सोडियम फ्लोराइड, रुबिडियम, पोटेशियम, सीजियम और साथ में हमने सिल्वर का फ्लोराइड भी ले लिया, और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसी में भी अरेंज करना है। तो अगर हम सोडियम आयन को, पोटेशियम आयन को, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन को रखें और यहाँ रखें सिल्वर आयन को, तो इन सभी में हमें नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिलता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और सिल्वर आयन में मिलता है हमें सूडो नोबल गैस, सूडो नोबल गैस का कन्फिग्रेशन। और अगर सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है तो कोवलेंट कैरेक्टर सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में नोबल गैस कन्फिग्रेशन के कैटायन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। मतलब ओवरऑल सिल्वर फ्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। अब हमारे पास बचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आयन। सभी के पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, सभी के पास यूनिपॉजिटिव चार्ज है, बट साइज सभी के पास सेम नहीं है। स्मॉल कैटायन मोर पोलराइजेशन, मोर कोवलेंट कैरेक्टर। लार्ज कैटायन सीजियम आयन इज द लार्जेस्ट आयन। अगर हम रेडियस की बात करें तो इस ऑर्डर में रेडियस इंक्रीज होगी, तो सीजियम आयन इज द लार्जेस्ट आयन। और जितना बड़ा कैटायन होगा पोलराइजेशन उतना कम होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी उतना कम होगा और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो अब अगर हम सिल्वर फ्लोराइड के बाद रखें तो यहाँ हमें सोडियम फ्लोराइड, फिर पोटेशियम फ्लोराइड, फिर रुबिडियम फ्लोराइड और लास्ट में हम रखेंगे सीजियम फ्लोराइड। और ये ऑर्डर हमें मिल जाता है किसका? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। सिमिलरली अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में चले जाएं तो जैसे हमने लिखा यहाँ MgCl2, लाइक बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और अब हमने साथ में जिंक क्लोराइड भी लिया। सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड जिंक +2। जिंक हमारे पास ट्रांजिशन मेटल का पार्ट हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब ये सभी फिर से नोबल गैस हो गई, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस नहीं होगी, नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गया। और ये सूडो नोबल गैस हो गया। और सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन का पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी इसका सबसे ज़्यादा होगा, यानी ZnCl2 का कोवलेंट कैरेक्टर बाकी सभी से ज़्यादा होगा। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, सभी के पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। तो अब फिर से साइज डिपेंडेंट हो गया। मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, बेरियम आयन, यानी हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज़ इंक्रीज होगा। तो बेरियम आयन का साइज़ सबसे बड़ा है
और कैटायन का साइज ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन कम होगा, ओवरलैपिंग कम होगी, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन मोर पोलराइजेशन मोर कोवलेंट, लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन लेस पोलराइजेशन लेस कोवलेंट यानी मोर आयनिक। तो बेरियम क्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम, बेरियम के बाद स्ट्रोंशियम क्लोराइड का उससे ज़्यादा हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का और ज़्यादा होगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा इन चार में, लेकिन ZnCl2 इज़ द हाईएस्ट वन। तो ये हो गया हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, थर्ड वन। जैसे अब हमने क्या किया कि हमने कैटायन सेम रखा और एनायन बदल दिया, फ्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, पोटेशियम आयन इज सेम। तो अब हमें एनायन पर चलना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ एनायन का साइज देखें तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये रेडियस इंक्रीज है। अब एनायन का साइज लार्ज, तो मोर पोलराइजेशन मोर कोवलेंट कैरेक्टर। एनायन का साइज स्मॉल, लेस पोलराइजेशन लेस कोवलेंट मोर आयनिक। मतलब अब अगर हम यहाँ पर KF, KCl, KBr और KI ये ऑर्डर लिखते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये किस चीज़ का है, कोवलेंट का या आयनिक का? तो फिर से बता देते हैं, एनायन जितना लार्ज होगा उतना ज़्यादा इसका पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो पोटेशियम आयोडाइड इज़ मैक्सिमम कोवलेंट, तो ये फिर से कोवलेंट नेचर हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। अनदर एग्जाम्पल पर आते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं KCl, LiCl, CSCl, RbCl एंड NaCl, ये लिया हमने। और अब अगर हम इनके कोवलेंट या आयनिक कैरेक्टर पर जाएं तो क्लोराइड सब जगह सेम है, सबसे छोटा हो गया हमारे पास लिथियम आयन, फिर सोडियम आयन, फिर पोटेशियम आयन, फिर रुबीडियम आयन एंड सीजियम आयन। ये रेडियस इंक्रीज करती जा रही है, रेडियस। और कैटायन जितना लार्ज होगा पोलराइजेशन उतना कम होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना कम होगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हमें लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड का ये ऑर्डर दिया है, तो ये किस चीज़ का ऑर्डर होना चाहिए, कोवलेंट या आयनिक कैरेक्टर? तो फिर से देख लेते हैं, एनायन तो सेम है। अब सीजियम आयन लार्ज है, लार्जेस्ट है, रादर लार्जेस्ट कैटायन, तो यहाँ लेस पोलराइजेशन या लेस पोलराइजिंग पावर, लेस कोवलेंट कैरेक्टर यानी मोर आयनिक। तो ये लेस लिखा है तो इसका मतलब ये ऑर्डर हो गया हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर का। कोवलेंट कैरेक्टर इज डिक्रीजेज इन दिस ऑर्डर। लिथियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा कोवलेंट होगा और सीजियम क्लोराइड सबसे कम कोवलेंट या सबसे ज़्यादा आयनिक इन नेचर होगा। जैसे अब अगर हम यहाँ पर लिख दें कि हमारे पास मान लें लिथियम का ऑक्साइड है, बेरिलियम का ऑक्साइड है और B2O3 है, लाइक दिस वन, या सोडियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है
और Al2O3 है। तो सोडियम प्लस O2 नेगेटिव, Mg+2 O2 नेगेटिव, एल्यूमिनियम +3 O2 नेगेटिव, ये हो गया। तो ऑक्साइड तो सेम हो गया। अब सोडियम आयन, मैग्नीशियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3। सबसे पहला पॉइंट तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और इस वजह से इनकी रेडियस इस ऑर्डर में डिक्रीज होगी। तो ये हुआ हमारे पास स्मॉलेस्ट कैटायन अमंग द गिवन एग्जांपल्स। और दूसरी बात, इस पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग स्मॉल कैटायन and high magnitude of charge, high magnitude of charge on cation, more polarization या more polarizing power, more covalent, more covalent। और अगर सबसे ज़्यादा कोवलेंट है स्मॉल कैटायन और हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, तो उस कैटेगरी में हमारे पास Al2O3 सबसे पहले आना चाहिए कोवलेंट में, फिर MgO और फिर Na2O। ये ऑर्डर हो गया हमारे पास कोवलेंट करेक्टर का। कोवलेंट करेक्टर मैक्सिमम इसमें होगा और मिनिमम इसमें, यानी ये मैक्सिमम आयनिक हो गया और ये मैक्सिमम Al2O3 कोवलेंट हो गया और सोडियम ऑक्साइड मैक्सिमम आयनिक होता है। अब इसी के बेसिस पर हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्योंकि आयनिक क्रिस्टल हैं तो लैटिस एनर्जी की फॉर्मेशन होगी होगी। लैटिस एनर्जी में अगर हम देखें तो लैटिस एनर्जी है कि हमारे पास कोई एक कैटायन है इन द गैस स्टेट और कोई एक एनायन है इन द गैस स्टेट और ये मिलकर आयनिक सॉलिड बनाते हैं। और इस समय जो एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम U से लिखते हैं उसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और ये लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन एंड द इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो Q1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on cation, Q2 is the magnitude of charge on anion और R interionic distance। तो अब अगर हम यहाँ यूज़ करें, मान लो फिर से हमारे पास है जैसे लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, इनको लैटिस एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। लैटिस एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो लैटिस एनर्जी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इंटरआयनिक डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। तो लिथियम आयन हमारे पास सबसे छोटा आयन है, सोडियम आयन लार्ज हो गया, पोटेशियम आयन और लार्ज हो गया, सीजियम एंड रुबिडियम साइज इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन इनके साथ के एनायन दैट इज क्लोराइड आयन सेम रेडियस पर है, सेम रेडियस पर है। तो लिथियम आयन छोटा आयन है और क्लोराइड ये हो गया, सोडियम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और अगर आयन का साइज, कैटायन का साइज धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएं ऐसे, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर रेगुलरली बढ़ती चली जाएगी। किस किस के बीच में? लिथियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, और इधर हो गया हमारे पास पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। तो रेडियस इंक्रीज करती जाएगी, Na+, K+,
Rb प्लस यानी रुबीडियम और सीजियम प्लस। तो रेडियस बढ़ती जा रही है यानी R वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, तो लेटिस एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि क्लोराइड तो सेम है। तो अगर हम लेटिस एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो लेटिस एनर्जी के ऑर्डर में आएगा हमारे पास लिथियम क्लोराइड लार्जेस्ट लेटिस एनर्जी, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ये लेटिस एनर्जी है। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, लेटिस एनर्जी का ये ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास। जैसे अगर हमने लिखा यहाँ स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, इस टाइप के एग्जाम्पल्स। और फिर हम कहें कि जरा इनके लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताइए, लेटिस एनर्जी का। तो लेटिस एनर्जी में हम फिर से देखते हैं तो वही आएगा हमारे पास इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R। अब यहाँ पर सबसे छोटा है हमारे पास बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इस तरीके से इनका रेडियस बढ़ता चला जा रहा है और फ्लोराइड आयन सेम है। तो जो R की वैल्यू है वो इस ऑर्डर में इंक्रीज होगी यानी R बढ़ता जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम ही है, सभी पर +2 और फ्लोराइड सभी पर -1 यानी Q1 Q2 सेम है, सिर्फ किस पर डिपेंडेंसी हो गई, R पर। तो अगर हम R के हिसाब से चले तो सबसे छोटा R बेरिलियम का है, तो सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगी बेरिलियम क्लोराइड की, BeCl2 की। इस ऑर्डर में ये लेटिस एनर्जी बढ़ती जाएगी, BeF2, देन MgF2, देन CaF2, देन SrF2 एंड देन BaF2। इस तरीके से लेटिस एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब इसी में हम रीकैप कर लेते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर अगर आपको ढूंढना है, कोवलेंट कैरेक्टर, तो कोवलेंट कैरेक्टर के लिए अगर हम चलें तो कोवलेंट कैरेक्टर में हमारे पास एक तो साइज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और नोबल और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन बेरिलियम टू बेरियम सभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर है, सभी पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है, सिर्फ बचता है साइज। और साइज को हम देखें तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, ये हम बता चुके हैं रेडियस। और अगर साइज छोटा है, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, तो बेरिलियम फ्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा और मैग्नीशियम फ्लोराइड का कम हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड और कम हो गया, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड और कम हो गया और बेरियम का फ्लोराइड सबसे कम हो गया। ये ऑर्डर हो गया हमारे पास कोवलेंट। तो ये बेरियम फ्लोराइड हमारे पास मैक्सिमम कोवलेंट है और बेरिलियम फ्लोराइड सबसे ज़्यादा कोवलेंट है और बेरियम फ्लोराइड मैक्सिमम आयनिक है, मैक्सिमम आयनिक है। तो अब अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट को भी फोकस करना शुरू करें, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में हमें मैग्नीशियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट इन सभी में सबसे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये सब तो हैं आयनिक, सभी आयनिक हैं और इसके अंदर आ गया कोवलेंट कैरेक्टर और कोवलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आयनिक से कम होता है, कोवलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आयनिक से कम होगा। तो भाई बेरिलियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब ये सभी आयनिक हैं, अब सभी आयनिक हैं और अगर हम इनकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में हम आयनिक सॉलिड को हीट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जिसको बोलेंगे, और इसको लिक्विड में लेकर आते हैं, गैस में नहीं लिक्विड में लेकर आते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आसानी से कौन आएगा, जिसका इंटर आयनिक अट्रैक्शन वीक होगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन वीक होगा। अब इंटर आयनिक अट्रैक्शन वीक होगा बेरियम फ्लोराइड में,
बेरियम फ्लोराइड में इसलिए वीक होगा क्योंकि बेरियम का जो साइज है वो लार्ज है, और लार्ज साइज होने से अट्रैक्शन की फोर्सेस कम हो जाएंगी क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम होगी। मैग्नीशियम सबसे छोटे साइज में है, आयनिक सभी हैं मैग्नीशियम से लेकर बेरियम तक, बेरिलियम आयनिक ही नहीं है, कोवलेंट है, इसीलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रख दिया मेल्टिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट पे तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना कि लेटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछा है या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है। लेटिस एनर्जी तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले से आ जाती है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको कोवलेंट और आयनिक पहले ये देखना है और उसके बाद देखना है कि छोटा कैटायन और छोटा एनायन, क्योंकि आर कम हो जाएगा और आर जितना कम होगा अट्रैक्शन फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी, लेटिस आयनिक सॉलिड उतना स्ट्रांग होगा, उसको लिक्विफाई करने में उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड, देन कैल्शियम फ्लोराइड, देन स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, देन बेरियम फ्लोराइड, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, ऑर्डर फॉर मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम एंड ऑल दैट। तो अगर हम यहाँ ऑर्डर लेते हैं कि हमारे पास लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड, और इनके अगर हम लेटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट पर नज़र डालें तो लेटिस एनर्जी पर आपने Q1, Q2 और R पर ही फोकस रखना है। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सब जगह सेम है, +1 -1 +1 -1। आर पर ध्यान दीजिए, आर सबसे छोटा मिलेगा आपको लिथियम आयन के लिए, लिथियम आयन की रेडियस स्मॉलेस्ट है, तो लेटिस एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी। और सीजियम आयन की रेडियस लार्जेस्ट है, तो इसकी लेटिस एनर्जी मिनिमम होगी। सिंपल। तो अब अगर हम लिखें लेटिस एनर्जी का ऑर्डर, तो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर होगा लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड, इन दिस वे। और अगर अब हम यहाँ मेल्टिंग पॉइंट भी पूछने लगे तो लिथियम क्लोराइड का जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो मैक्सिमम कोवलेंट है, और मैक्सिमम कोवलेंट है, और सीजियम क्लोराइड मैक्सिमम आयनिक है। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड से सीजियम क्लोराइड तक आयनिक है और लिथियम क्लोराइड मैक्सिमम कोवलेंट है। और मैक्सिमम कोवलेंट है तो कोवलेंट सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं कम, तो फिर से लिथियम क्लोराइड सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा ऑर्डर में। और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इसमें ये छोटा आयन है, ये बड़ा हो गया है कैटायन, और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, और कैटायन का साइज जितना बढ़ता जाएगा एनायन के साथ अट्रैक्शन उतना वीक पड़ता जाएगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम होगी। और अट्रैक्शन आयनिक यहाँ स्ट्रांग है, यहाँ वीक हो गया, यहाँ और वीक हो गया, और सीजियम क्लोराइड में सबसे वीक हो गया। हैं सभी आयनिक लेकिन सबसे स्ट्रांग अट्रैक्शन है यहाँ पर। लेकिन लिथियम क्लोराइड के लिए दूसरी बात थी, लिथियम क्लोराइड में ये मैक्सिमम कोवलेंट था, मतलब इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर इतना ज़्यादा था, तो इसकी लेटिस एनर्जी ज़रूर ज़्यादा हो सकती है बट इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, पोटेशियम क्लोराइड, देन रुबिडियम क्लोराइड एंड देन सीजियम क्लोराइड शुड बी द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इस तरीके से हम मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक और एप्लीकेशन पर अगर हम आते हैं तो वो एप्लीकेशन है हमारे पास सॉल्युबिलिटी इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट को अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं, यहाँ देखते हैं, तो जो आयनिक
कंपाउंड हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं, वो मोस्टली पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, वो नॉन पोलर में डिसॉल्व ज़्यादा होते हैं। तो एक जनरल सा रूल लिखते हैं हम, जिसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब पोलर डिसॉल्व्स पोलर and non-polar dissolves non-polar, ये मीनिंग है। तो अगर हम NaCl को लें तो ये पोलर सॉलिड है, और वाटर को लें तो ये भी पोलर है। तो पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर। अब डिसोल्यूशन के लिए हमें कुछ एनर्जी की कंसिडरेशंस भी लेनी होती है, बट पहले हम देखें। लेकिन NaCl को अगर हम बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहें तो NaCl तो है पोलर, और बेंजीन हो गई हमारे पास नॉन पोलर। तो NaCl वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन बेंजीन में इनसॉल्युबल होगा। बेंजीन में ये इनसॉल्युबल होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। अब सॉल्युबिलिटी का ये क्राइटेरिया हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, इन पर डिपेंडेंट होता है, एंड दैट वी ब्रॉडली डिस्कस इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि फजान्स रूल में इतना ज़्यादा मिक्स करते जाएंगे तो फजान्स रूल की अपनी इम्पॉर्टेंस कम हो जाती है। तो हम इस सॉल्युबिलिटी पॉइंट को और आयनिक मोबिलिटी के पॉइंट को हम एस ब्लॉक के सॉल्ट के साथ ही डिस्कस करते हैं, वहाँ थोड़ा जस्टिफाई है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट और हम आपको बताते हैं, और ये नोट बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट से को इंक्लूड करता है। हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि रेडियस की बात करें अगर हम, तो रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, और रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है इन द पीरियोडिक टेबल। बट ये जो जनरल सा रूल है ये एस एंड पी ब्लॉक के लिए बनता है, ये डी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, पहला पॉइंट। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव जिसको बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में किया है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये भी एस और पी ब्लॉक के लिए ही एप्लीकेबल है। हम यहाँ प्रिसाइजली डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डी ब्लॉक में चलते हैं तो रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर हम रेडियस की बात करें तो डी ब्लॉक में रेडियस बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, और अगर रेडियस बढ़ेगी, कैटायन की रेडियस बढ़ेगी, मेटल आयन की रेडियस बढ़ेगी, तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी। सो द पोलराइजिंग पावर शुड डिक्रीज, क्योंकि भाई रेडियस बढ़ रही है कैटायन की तो पोलराइजिंग पावर कम होगी। बट अब यहां पर ध्यान से पढ़ना है, बट एक्चुअली वैसे तो सारा ही ध्यान से पढ़ना है।
increases, polarizing power increases, and this is because the Z effective increases, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है डाउन द ग्रुप। ये डी ब्लॉक में होता है। क्यों बढ़ता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अच्छे से क्लियर होता है जब हम डी ब्लॉक पढ़ते हैं, पुअर शील्डिंग की बात करते हैं, पी ब्लॉक में आता है थोड़ा सा, बट क्योंकि फजान्स रूल से रिलेटेड है तो ये कहीं और पढ़ाया ही नहीं जाएगा, कहीं और से मतलब किसी और चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाएगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ कर देते हैं कि आपने क्या ध्यान रखना है जब आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट हो, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो ये हमारे पास डाउन द ग्रुप 12th ग्रुप के एलिमेंट हो गए। 12th ग्रुप के एलिमेंट है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनका साइज तो बढ़ता है लेकिन इनकी पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती है, और ये एप्लीकेबल होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। और अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी डाउन द ग्रुप, the polarizing power increases, बार बार बोल रहे हैं फॉर डी ब्लॉक। तो अगर पोलराइजिंग पावर इनकी बढ़ जाएगी, फिर हम सॉल्ट लेते हैं जैसे ZnCl2, CdCl2 एंड HgCl2। अब जिंक आयन डाई पॉजिटिव, कैडमियम आयन डाई पॉजिटिव, मरकरी भी डाई पॉजिटिव, तीनों ही डाई पॉजिटिव है। क्लोराइड तो कॉमन हो गया। साइज ज़रूर बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पोलराइजिंग पावर वो भी इंक्रीज हो रही है। और पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट करेक्टर वो भी इंक्रीज हो रहा है, और कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो ZnCl2, CdCl2 एंड HgCl2 ये हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर आ गया। कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर है मतलब HgCl2 इज मैक्सिमम कोवेलेंट एंड ZnCl2 इज मैक्सिमम आयनिक, तो जैसा अभी हमने वाटर को लाइक डिजॉल्व्स लाइक की बात की थी, तो ZnCl2 इज वाटर सॉल्युबल क्योंकि ये मैक्सिमम आयनिक है। मैक्सिमम आयनिक है तो पोलर होगा। और ZnCl2 के बाद अगर हम HgCl2 लें तो ये ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल हो गया। जैसे अगर अब आप यहाँ पर ZnCl2 लें और इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये जिंक 2 प्लस Cl नेगेटिव 2 टाइम्स 100% आयनाइज हो जाएगा। लेकिन वहीं आपने HgCl2 को वाटर में लिया तो Hg+2 एंड 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2% आयनाइज होता है। 2% आयनाइज को तो हम डिज़ोल्व नहीं मानते। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कंपेयरिंग एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो डाउन द ग्रुप आते समय पोलराइजिंग पावर बढ़ानी है विद द सेम चार्ज। लेकिन अगर S ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है कोई, तो आपको डाउन द ग्रुप आते में पोलराइजिंग पावर को डिक्रीज करना है। इस तरीके से हम फजान्स रूल को यूज़ करते हैं और थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशन आती रहेंगे
हम उसको भी टाइम टू टाइम फजान्स रूल के साथ मिलाते रहेंगे।